दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इतिहास सिर्फ एक मृत चीज नहीं है, बल्कि इतिहास हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी होता है और एक ऐसा सबक होता है जो हमें हमेशा आगे कुछ सुधार, संशोधन और नई दिशा में सकारात्मक और गुणवत्तापूर्ण दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित भी करता है और मार्गदर्शन भी देता है। लेकिन क्या हो अगर इतिहास को ही सही ढंग से न गढ़ा जाए, न लिखा जाए और उससे संबंधित जो ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक कथाएं, साहित्यिक और पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनको आपस में कड़ी दर कड़ी जोड़कर सही इतिहास को न खंगाला जाए, न तलाशा जाए। तो आज हम बात करेंगे अतीत के इन्हीं पन्नों को पलटने की हम कोशिश करते हैं। और आज उत्तराखंड के इतिहास के जो पन्ने हैं उनको हम पलटने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वास्तविकता, उत्तराखंड के इतिहास में वास्तविकता क्या थी, मिथक और मतभेद क्या हैं, चाहे वो इतिहासकारों के बीच हों या आम जनमानस के बीच हों। और वास्तविकता ये है कि इतिहास और जो साहित्य के माध्यम से आम जनता के बीच जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, प्रेजेंट की जाती हैं, तो जनता उसी को तकरीबन कमोबेश सच मान लेती है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, और सच और झूठ के बीच में कैसा इतिहास को उलझाया जाता है, कैसा इतिहास उलझ के रह जाता है, और कैसे पाठक और आम जनमानस और इतिहासकार भी कभी कभी उलझ के रह जाते हैं, ये एक दिलचस्प बात होती है। तो कोई जरूरी नहीं है आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो पूर्णतः सच हो ही। जो आप साहित्य के द्वारा और या मीडिया के थ्रू जो खबरें आप तक पहुंचती हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हों या समसामयिक हों, वो सच ही हों, कोई जरूरी नहीं। और उसका कारण ये भी है कि जो सच और को की तह तक पहुंचने के लिए अल्टीमेटली जो अंतिम सत्य होता है या निर्णायक सत्य होता है, उसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, बहुत सारे तथ्यों की जरूरत होती है। वो पुरातात्विक इतिहास की खासकर हम बात करें तो उसमें ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक, साहित्यिक सारी चीज़ों को जब हम कड़ी दर कड़ी जोड़ते हैं तो वो जैसे एक विभिन्न फूलों से एक माला पिरोई जाती है, तो सच हमारे सामने आ जाता है। जब सारी चीज़ों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो सच अपने आप ही सामने आ जाता है। तो आज हम उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण राजवंश हुए ऐतिहासिक रूप से, और उत्तराखंड के पहले ऐतिहासिक राजवंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। मसलन यहाँ पे कत्यूरी, कार्तिकेयपुर और कर्तपुर या कत्रीपुर राजवंश हुए हैं। और अधिकांश इतिहासकारों ने, दिलचस्प बात यह है और बड़ी विडंबना भी है, दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे इसे, कि इन्हें इतिहासकारों ने एक जैसा ही माना है। और पाठकों में और आम जनमानस तो छोड़िए, सरकार की जो वेबसाइट है, उत्तराखंड पर्यटन है, उसकी वेबसाइट है या उसमें जो जानकारियां दी जाती हैं उसमें भी वही चीजें परोसी गई हैं। यानी भारत में आज भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हिस्ट्री हो या जियोग्राफिक हो, जियोलॉजिक हो, किसी भी फील्ड में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगभग ना के बराबर है। और ये बड़ी दुखद और बड़ी विडंबनापूर्ण बात है कि आज तक उत्तराखंड के इतने महत्वपूर्ण जो राजवंश रहे हैं, उत्तराखंड ही छोड़िए भारत के जो महत्वपूर्ण राजवंश रहे हैं, उनकी जानकारी जुटाने के लिए हमने बहुत अच्छे प्रयास नहीं किए हैं, चाहे वो साइंस की वो पुरातात्विक रूप से हों या पौराणिक रूप से हों, ऐतिहासिक रूप से हों, साहित्यिक रूप से हों या स्थानीय जो लोक गाथाएं हैं उनके माध्यम से हो। नहीं हमने तहकीकात करने की कोशिश की। और कागजों में तो सब कुछ दर्द होता है। कई बार सवाल उठते हैं कि यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातत्व विभाग है, इतिहास विभाग है, तमाम चीज़ें हैं, उसमें पैसा भी जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि काफ़ी कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ लेखकों ने, कुछ इतिहासकारों ने जो उत्तराखंड के बारे में जो सच्चाई खंगालने की कोशिश की है, वो अपने संसाधनों और अपने व्यक्तिगत उनके प्रयास कहेंगे, व्यक्तिगत भगीरथ प्रयासों के आधार पे उन्होंने ये चीजें खंगाली हैं, बताई हैं। तो आज चर्चा चली है इसी बात पे। उत्तराखंड देवभूमि,
ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों में इसका लगातार वर्णन है। आप वेद उपनिषद पढ़ें या फिर पौराणिक जो आख्यान हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, सतपथ पढ़ें या अन्य भी जो साहित्यिक विदेशी यात्री आए उन्होंने उत्तराखंड का जरूर वर्णन किया है। और भारत के लिए भी भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है उत्तराखंड। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड के दो राजवंशों के बारे में हम बात करेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश, जिसको अधिकांश इतिहासकारों ने और आम पाठकों ने और उत्तराखंड सरकार के जो आंकड़े हैं, कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी गलत आंसर और गलत क्वेश्चनिंग की जाती है। तो आज हम बताते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, मिथक क्या है, मतभेद क्या है और वास्तविकता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एक ऐतिहासिक आख्यान आता है जो गुप्तकालीन माना जाता है, जो रामगुप्त, जो चंद्रगुप्त के जो भाई थे रामगुप्त, उनसे जुड़ा हुआ एक प्रसंग आता है। और वो प्रसंग है विशाखदत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम में। और उसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति, जो कि जो चंद्रगुप्त हुए गुप्त राजवंश के, उनसे जुड़ी प्रयाग प्रशस्ति है। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी शायद संभवतः धारण कर ली थी। उसमें एक उल्लेख मिलता है कि लगभग 375 ईस्वी में जो रामगुप्त थे उनको हरा दिया था चमोली या अलकनंदा घाटी के या गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र में ही चमोली और अलकनंदा घाटी पड़ता है। तो गढ़वाल का कोई शासक था, उसने हरा दिया था रामगुप्त को 375 ईस्वी में। और उनकी रानी, जब संधि हुई दोनों के बीच, तो जो वहां का वो राजा था उसे खसाधिपति या सकाधिपति कहा गया है। यानी वो शक राजा था या खस राजा था, वो कहा गया है उसको, लेकिन नाम का उल्लेख उसका नहीं मिलता है। तो उसने एक शर्त रखी थी कि रामगुप्त अगर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उनको सौंप दे, उसको रामगुप्त को बंदी बनाया गया था और शर्त रखी गई थी। उनकी पत्नी जो थी ध्रुव देवी विदुषी महिला थी, सुंदर थी और विद्वान महिला थी। उनको ये कहा गया कि उनको मुझे सौंप दो। तो इस बात से क्या होता, उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत गुस्सा आता है, जो बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहलाए। उन्होंने इसका, वो उस समय अपने राज्य में या मौजूद नहीं थे, उज्जैन में या जहां भी रहा है, गुप्तों का साम्राज्य जब बड़े विशाल भूभाग पे रहा है, वो समय हाजिर नहीं थे राज्य की राजधानी में। लेकिन जैसे उनको पता चला, वो वापस लौटे और उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिशोध लिया। और वे खुद, चंद्रगुप्त जो है, खुद ध्रुव देवी के भेष में उस कर्तपुर, उसको कर्तपुर या कत्रीपुर के नाम से जाना गया है, या बाद में उसका नाम कार्तिकेय नगर भी हो गया था और कार्तिकेयपुर भी हो गया था। तो वहां वो जाते हैं अपनी भाभी यानी ध्रुव देवी के उसमें, और वो उस सकाधिपति या सकाधिपति, खसाधिपति के नाम से जो उल्लेखित है, उसका हरा देते हैं, उसका वध कर देते हैं। और हरा देते हैं, उसको वध करने का उल्लेख नहीं है, लेकिन हरा देते हैं। उसके बाद वो अपने भाई को छुड़ा देते हैं या जो भी है। और ये भी वर्णन है कि उसके बाद चंद्रगुप्त ने, कहीं ऐसा भी लिखा गया है कि अपने भाई का भी वध कर दिया था, कि जो अपनी पत्नी को सौंपने के लिए तैयार था, उसके लिए जो खसाधिपति, सखाधिपति, उसको कुणिंदो, कहीं कहीं कुणिंदोधिपति भी कहा गया है। यानी वो शक राजा हो सकता है, वो खस राजा हो सकता है, एक ही बात है। वो कई बार शक जो भारत में आए थे, वो बाद में खस राजा, राजपूत राजाओं में भी तब्दील हो गए, उनकी रिश्तेदारी हो गई, उनकी बहुत सारी शाखाएं बढ़ गई। और वो भले ही मध्य एशिया या चाइना या अन्य भागों से आए हों, लेकिन भारत में आके फिर वो यहाँ उन्होंने वैवाहिक संबंध या इस प्रकार के रिश्ते, नाते रिश्ते शुरू कर दिए और वो यहीं के होके रह गए। अब ये जानना बाकी है कि वो कौन थे, लेकिन इससे एक बात जरूर पता चलती है कि उत्तराखंड का इतिहास बहुत पुराना रहा है, प्राचीन, ईसा से पूर्व से भी, बौद्धकालीन लगा दो या उससे पहले भी जो वैदिक कालीन इतिहास रहा है, क्योंकि वहां भी उत्तराखंड का वर्णन आया है। ये बात हमारे लिए बड़े शर्मनाक है, हमारे सरकारों के लिए भी और सभी के लिए, कि उन्होंने इन चीजों को खंगालने की कोशिश नहीं की। वरना
भारत में सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है प्राचीन काल से ही उत्तराखंड। लेकिन अफसोस ये है कि भारत में ये स्थितियां हैं कि राजा अशोक एक महान राजा था, ये साबित करने के लिए और ये जानने के लिए कि अशोक भी कोई राजा हुआ था। विदेश से कोई विदेशी अंग्रेज आता है, वो यहाँ रिसर्च करता है, वो भाषा जो उस समय की पाली या प्राकृतिक भाषा थी उसका अनुवाद करवाता है, तब जाके वो हमें बताता है कि आपके यहाँ कोई सम्राट अशोक जैसा कोई महान सम्राट भी हुआ था। तो हम लोगों को न तो अपने इतिहास से कोई लेना देना है, न हम कोई इतिहास से सबक लेना चाहते हैं, न इतिहास से सबक तो लेंगे तब न, इतिहास से सबक लेंगे तब ना जब हम इतिहास के बारे में हमें पता होगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या काम किए थे, उनका क्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक संदर्भों में क्या उनका योगदान है और कैसा, क्या किस रूप में उन्होंने क्या क्या क्रियाकलाप किए थे। तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, प्रेरणा और प्रोत्साहन का काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तीसरी, चौथी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में उत्तराखंड में एक शक्तिशाली, उस समय भी शक्तिशाली राज्य था यहाँ पे। और जो खसाधिपति, सखाधिपति का वर्णन किया गया है वो निश्चित रूप से कोई यहाँ का शक्तिशाली राजा रहा होगा जिसने गुप्त राजा को भी हरा दिया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका उत्तराखंड पे कितना बड़े भूभाग पे आधिपत्य रहा होगा। तो उस समय दरअसल यहाँ पे कर्तपुर और कत्रीपुर उसकी राजधानी थी। अब वो कहाँ थी इसको खंगालने की हमने आज तक कोशिश नहीं की। ये इसलिए मैं बता लूँ, हमारे लिए शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने इसको खंगालने की कोशिश नहीं की है। न तो आज़ादी के बाद सरकार ने, न स्थानीय जो नेता, जनप्रतिनिधि हमारे तथाकथित होते हैं जो बड़े बड़े भाषण फैलते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते हैं, झूठा और भ्रामक बातें बताते हैं, उन्होंने भी कभी ये जहमत नहीं उठाई कि इतिहास, इन सवे इससे जुड़ी जो रिसर्च से जुड़ी तमाम संस्थाएं हैं उनको एक मंच पर लाकर इस दिशा में कुछ आगे किया। नतीजतन ये हुआ कि इतिहास से जुड़ी हमारे जो दुर्लभ वास्तुशिल्प थे, वास्तुकलाएं थी, अभिलेख थे, वो ऐसे ही पड़े हैं, टूट फूट गए हैं या कहीं उनका अस्तित्व ही नहीं बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं जगह मंदिरों के क्या हाल हैं, ऐतिहासिक किलों के या ऐतिहासिक जो दस्तावेज होते हैं उनके क्या हाल बना रखे हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन कागजों में सब बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, कागजों में सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया हो रहा है। बहुत बड़ी खोजें हो रही हैं इतिहास के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। उत्तराखंड के में लगातार हर साल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। किताबों में, आंकड़ों में सब कुछ है। चेक एंड बैलेंस की जो ये नीतियां हैं लगातार चल रही हैं और इस मद में कितना क्या कुछ घपले घोटाले होते हैं ये सब कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहां पे था? कर्तपुर और कत्रीपुर भी उसे कहा गया है जिसका राजा सखाधिपति था। ये राजधानी कहां थी आज तक पता नहीं है। अधिकांश लोग मानते हैं कि अलकनंदा घाटी यानी जनपद चमोली, और रुद्रप्रयाग भी पहले उसी में था। रुद्रप्रयाग या चमोली जनपद के आसपास कोई राजधानी थी वो। अब वो कहां थी ये आज तक पता नहीं है। और पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी से लेकर लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी का इतिहास का कोई अता पता नहीं है, न हमने जानने की, खंगालने की कोशिश की है, झांकने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद चलते हैं। अब ये बड़ी समस्या ये है कि लोग 3 राजवंश यहाँ पे, जो वो सखाधिपति था वो कर्तपुर या कत्रीपुर का था, वो किस राजवंश का था ये पता नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, उसी राजवंश से जुड़े हुए कार्तिकेय, उसके बाद हुआ यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश 700 ईस्वी के बाद, और 1050 ईस्वी तक उसका रहा है। कहीं पे तो सन और उसके वो भी गलत दिखा रखे हैं, लगभग अनुमान तो ये है। अब लोग उसको भी एक ही मान लेते हैं, जबकि वो कर्तपुर और जो कत्रीपुर था वहां का जो सखाधिपति का वो अलग राजवंश रहा होगा। उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश हुआ, वो एक अलग राजवंश था। और उसके बाद कत्यूरी राजवंश हुआ 1050-40 के बाद गढ़वाल में, और उसके बाद वो 1050-55 के बाद कुमाऊं में भी हो गया था। कुमाऊं तक उसका विस्तार हो गया था। तो उसको एक ही मान लिया जाता है अमूमन। आप जाके पढ़िए कि इतिहास की किताबों में अधिकांश, और आज तो कट कॉपी पेस्ट का जरूरत, कट
कॉपी पेस्ट का जमाना है तो कोई ज्यादा जहमत उठाता भी नहीं है। पिछले दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति ये है कि पिछले 20 सालों में और खासकर उत्तराखंड गठन के बाद किसी ने भी स्वतंत्र रूप से या इंडिपेंडेंटली या फिर अपने व्यक्तिगत हो या फिर सामूहिक प्रयासों से इस दिशा में कोई भी अच्छी किताब नहीं लिखी है। शोधपूर्ण और मौलिक किताब कोई रचना नहीं हुई। लास्ट में कह सकते हैं हम 2000 के आसपास या उससे पहले यशवंत सिंह कटौत, शिव प्रसाद डबराल, गोविंद चातक और ऐसे कुछ लोग हुए हैं। अजय रावत बाद में हुए हैं और अन्य भी लोग हैं, इतिहासकार बलोदी हुए हैं और हरिकृष्ण रतोड़ी हुए हैं, वो पहले टिहरी रियासत से जुड़े हुए। इन लोगों ने मेहनत की, समय दिया, क्योंकि बिना समय दिए तो आप कोई मौलिक या ऐतिहासिक दस्तावेज बना नहीं सकते हैं। किसी भी दिशा में समय देना ही पड़ेगा आपको। बड़ी साइंस की बड़ी बड़ी खोजें हुई। आइंस्टीन को बताते थे कि 5-6 महीने वो अपने कमरे में पैक रहते थे, किसी को पता तक नहीं चलता था, उनको होश तक नहीं रहती थी कि कितने दिन गुजर चुके हैं। अपने शोध में वो इतने बिजी रहते थे। यही कारण है कि आज हम जो मॉडर्न साइंस देख रहे हैं, एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो उन्हीं लोगों की योगदान भी कहेंगे और बलिदान भी कहेंगे, योगदान भी कहेंगे का नतीजा है। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं करना पड़ चाह रहा है, क्योंकि जब से सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव और वो हुआ है, तब से लोगों ने कॉपी पेस्ट पे ज्यादा ध्यान हो चुका है। तो कोई मौलिक किताब पिछले 20 सालों में तो कमोबेश दिखी नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं 707वीं सदी में। उसके बाद यहाँ पे हुआ कार्तिकेयपुर राजवंश का हुआ 700 ईस्वी के बाद। अब वो जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, शुरू में वो भी छोटे मोटे जहां पे राजा होते थे या किसी के अधीन सामंत होते थे, इस रूप में रहे वो। यहाँ पे बहुत सारे कबीले या ये क्षेत्र था, एक कबीले मतलब बहुत सारे अलग अलग जो जनजातीय समूह हैं या अन्य जातीय समूह हैं या जो बाहर से जो जातियां, उन्होंने सबने अपने छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे क्षेत्र, कबीले। तो उन्हीं कबीलों में से होता क्या है, कोई अपनी शक्ति बढ़ा देता था, अन्य कबीलों को अपने अधीन कर देता था, ऐसे वो साम्राज्य विस्तार करता गया। तो ऐसे ही कार्तिकेय राजवंश का भी विस्तार होता गया। अब स्थितियां ये हैं कि जो कार्तिकेयपुर उनकी नगर राजधानी थी, कार्तिकेय नगर, क्या वो कर्तपुर और कत्रपुर ही था, कर्तपुर और कत्रीपुर ही था, या कोई और था जो सखाधिपति की राजधानी थी? अधिकांश विद्वान मानते हैं और इतिहासकारों का मानना है कि जी हाँ, वो राजधानी संभवतः एक ही रही होगी। और बाद में जो वहां पे सखाधिपति थे या जो भी थे, कार्तिकेयपुर राजवंश के लोगों ने उनको हरा दिया होगा और उनकी राजधानी पे कब्जा कर दिया होगा। उनकी राजधानी का नाम, कालांतर में वो राजधानी का नाम कर्तपुर, कत्रीपुर से होते हुए कार्तिकेय नगर और उसके बाद कार्तिकेयपुर के नाम से जानी जाती है। और अधिकांश लोग यही मानते हैं कि वो अलकनंदा घाटी में कहीं रहा होगा। अलकनंदा नदी, जहाँ जो नदी घाटी है पूरी, रुद्रप्रयाग से, कर्णप्रयाग से लेकर ऊपर वो जो पोखरी, कर्णप्रयाग, मठियाणा, आगे चमोली, जोशीमठ, ये पूरा अलकनंदा घाटी में आता है। और केदारनाथ का क्षेत्र भी लगभग उसी घाटी में माना जाएगा। उसको केदार बद्री घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जरूर माना जाता है कि वहीं पे रहा होगा उन्होंने, बाद में उसका नाम कार्तिकेयपुर हो गया। तो ये एक और राजवंश का अभ्युदय हुआ। और अब एक चीज और निकल के आती है, जैसे मैंने बताया था, एटकिंसन हुआ, शिव प्रसाद डबराल हुआ, बद्रीदत्त पांडे, इन लोगों ने काफी कुछ, यशवंत सिंह कटौच हुए, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन हुए, जिन्होंने बहुत बड़े विद्वान और घुमक्कड़ी थे। यशवंत सिंह कटौच हो गया, राहुल सांकृत्यायन हो गए। तो इन लोगों ने जो माना है, तो उन्होंने फिर एक चीज निकल की, उन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं। तो अब हम बताते हैं कि दरअसल कार्तिकेयपुर राजवंश जो था वो बिल्कुल अलग राजवंश था। अब कोई उनको कुणिंदु, कोई उनको राजपूत राजाओं से संबंधित मानते हैं कि वो कोई मैदानी क्षेत्र के कोई राजपूत राजा थे, वो यहाँ पे आ गए थे। लेकिन अधिकांश उनको कुणिंदु की ही एक शाखा मानते हैं कि कुणिंदु के कुछ कबीले थे, उन्हीं की एक शाखा में से कोई शक्तिशाली राजा निकल के, शक्तिशाली सरदार या सामंत या उनको किलेदार कहेंगे, जो भी कहेंगे, गणपति कहेंगे, वो निकल के आया और उसने अन्य क्षेत्रों पे कब्जा किया और धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ता गया। फिर वो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो हमारे पास अभी तक उपलब्ध दस्तावेज है, उसमें 19 शासकों के नाम आए हैं।
और जो पुरातात्विक स्रोत हैं कार्तिकेयपुर राजवंश से, जो अभी तक थोड़ा बहुत, अभी तो 15-20 सालों से कुछ खगाला नहीं गया, और ठंड से पहले निकल के आती हैं। जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो है त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर मंदिर अभिलेख, ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्र पत्राभिलेख, ललित सूर्यदेव का दूसरा पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, ललित सूर्यदेव का कंडारा जो रुद्रप्रयाग का गांव है ताम्रपत्र अभिलेख, भूदेव देव का बागेश्वर शिलालेख, देसठ देव का बालेश्वर मंदिर चंपावत ताम्रपत्र अभिलेख, और पदमठ देव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख। उसके अलावा सुभिक्ष राज देव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख और बैजनाथ के 3 शिलालेख, ये हैं जिनमें थोड़ा बहुत हमें कार्तिकेयपुर जो राजवंश है उसके राजाओं के बारे में जान। लेकिन इतना हम बता दें कि 700 ईस्वी के आसपास ताजपोशी हुई। गढ़वाल क्षेत्र में पहले कार्तिकेयपुर राजवंश था 700 ईस्वी के आसपास, और अलकनंदा घाटी में कार्तिकेयपुर उनकी राजधानी थी। स्वामी कार्तिकेय उनके जो कुल देवता थे, और वो शैव थे, परम शैव उनको कहा जाता है। शिव मतावलंबी रहा। उनके कुछ जो राजा थे वो वैष्णव मत को भी मानने वाले हुए हैं, और कोई ऐसे हुए कि वो धर्म के प्रति उदार थे, यानी उन्होंने वैष्णव शैव और सभी धर्मों को जो भी है यहाँ पे सभी मतों को के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, और सभी को आगे बढ़ाने में अपना सहमति भी व्यक्त की। तो लगभग 700 ईस्वी से और 1040 ईस्वी तक गढ़वाल के उसी कार्तिकेयपुर नगर में उनकी राजधानी हुई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कोई ये भी कहता है कि उनके बाद उनकी राजधानी जोशीमठ के आसपास चले गई थी। ये भी बताया जाता है कि वो जो अलकनंदा की निचली घाटी है वहां से होते हुए वो जोशीमठ के आसपास पहुंच गए थे, और जोशीमठ के आसपास कोई जगह है शायद, वो एक कोई गांव है, अभी उसी बताते भी हैं। मैं गांव का जिक्र अभी कर नहीं रहा हूं अभी, लेकिन जैसे वो होगा समय पे हम कभी करेंगे। जोशीमठ के आसपास कोई गांव है, उसको बताया जाता है कि वहां उन्होंने राजधानी बना दी थी। तो उसका नाम उस समय कर्तपुर से होता हुआ कार्तिकेय नगर भी हुआ, उसके बाद कीर्तिपुर भी हुआ, कांतिपुर भी हुआ, और कार्तिकेयपुर भी हुआ। कई नामों से जाना जाता था उसको। अब उसके बाद 700 ईस्वी से 1040 ईस्वी तक वहीं उनका राज्य रहा, और उसके बाद वहां से 1040 ईस्वी के संभवतः 980 ईस्वी के आसपास वो लोग, उन्होंने साम्राज्य विस्तार और ज्यादा किया। जो कार्तिकेयपुर राजवंश से जुड़े हुए राजा थे, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो कुणिंद ही थे या राजपूत राजा थे या शक थे, क्या थे वो, या कोई अन्य जातियों से संबंधित है। इसलिए उनके नगर के नाम पे ही उनके राजवंश का नामकरण भी इतिहास में सुविधा के लिए बनाया दिया गया है। उनका नगर था कार्तिकेयपुर नगर, तो उसी के नाम पे, उनकी राजधानी के नाम पे उसको कार्तिकेयपुर राजवंश कहा गया। तो लगभग 980 ईस्वी में उनका जो माना जाता है लखनपाल देव जो थे, या उसके बाद माना जाता है कि लखनपाल जो 15वें या 16वें शासक उनके थे, उन्होंने यहाँ से गढ़वाल से राजधानी बैजनाथ कत्यूरी घाटी में, गरुड़ घाटी भी कहा जाता है उसको, बैजनाथ में स्थानांतरित कर दी थी। जो कि बैजनाथ हम आपको पता ही है, कुमाऊं क्षेत्र का, यानी कुमाऊं क्षेत्र में भी उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार कर दिया था, और उसके कारण दोनों जगहों की देखरेख की जा सके, यानी कुमाऊं को भी देखा जा सके, गढ़वाल को भी देखा जा सके। इसके लिए उन्होंने कुमाऊं अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, और बैजनाथ गरुड़ घाटी में जाके उन्होंने वहां पे ही एक नया कार्तिकेयपुर नगर बसा दिया था। तो इसलिए कहा जाता है जो वो कार्तिकेयपुर नगर, रणचूला कोट, वर्तमान में जो उनकी पहचान की जाती है, रणचूला कोट, सैलीहाट, और ये कुछ जगह हैं वहां पे जहां पे बताया जाता है कि तैलीहाट, सैलीहाट, रणचूला कोट, हाँ, तो यहाँ पे
उन्होंने अपनी किले बना दिए थे और उसका नाम उन्होंने कार्तिकेयपुर नगर ही रख दिया था, जो बाद में कत्यूरी घाटी भी कहलाई। तो अभी मैं जैसे बता रहा था, और कोई बताता है कि कहीं तो बताते हैं कि जो लखनपाल देव थे, लेकिन कहीं बताते हैं कि जो सुभिक्ष राजदेव थे, कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा शासक, उन्होंने जोशीमठ के सुभाई गांव, जिसकी मैं बात कर रहा था, सुभाई एक गांव था, उसके आसपास ही, उसे सुबह भी कहते हैं, उसके पास उन्होंने कार्तिकेयपुर नगर राजवंश की एक राजधानी बना दी थी, उसको उप राजधानी के नाम बनाया गया। और उसके बाद वहां से वो सीधे बैजनाथ गरुड़ घाटी में चले गए थे। वहां उन्होंने, मैं जैसे अभी बताया मैंने, तैलीहाट, सैलीहाट, रणचोला कोट, ऐसे बहुत जो भी वो थे, वहां पे जाके उन्होंने अपने किले बना दिए थे। उसका नाम भी उन्होंने, यानी शुरुआती दौर में वहां भी उनका कार्तिक नगर या कार्तिकेयपुर नगर या कांतिपुर जो भी कहेंगे, वही वहां पे था, बसाया उन्होंने। उसके बाद क्या होता है कि 980, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश ज्यादा अस्तित्व में नहीं रह पाया। 980 ईस्वी के बाद महज 1040-50 ईस्वी में उनका साम्राज्य का पतन हो गया। पतन के क्या कारण रहे होंगे, ये भी खंगालना जरूरी है, इसमें शोध कार्य होने जरूरी हैं। तो लगभग 1050 ईस्वी के आसपास बैजनाथ गरुड़ घाटी में जैसे ही वो, और शुरुआत उसकी बहुत पहले हो गई थी। दरअसल जब गढ़वाल के बाद इन्होंने राजधानी बैजनाथ गरुड़ घाटी में स्थानांतरित कर दी थी, तो उसी समय उसके कुछ समय बाद जो यहाँ पे कत्यूरी थे, यानी कत्यूरी कहते हैं। अब बात जो टर्निंग पॉइंट आता है, जो जानने योग्य है, इस पे आप विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो इसलिए भी कि दरअसल कत्यूरी जो थे वो कुड़िंदों की ही एक शाखा थी। कुड़िंद जो यहाँ की स्थानीय जातियां थी, या जो चाइना, तिब्बत वगैरह से आए हुए कबीले भी माने जाते हैं, या कोई यहाँ के आदि निवासी भी माने जाते हैं, वो कुड़िंद थे। कुड़िंदों की एक शाखा, जैसे मैं बताया, उनके बहुत सारे कबीले रहेंगे, कुड़िंद, शक, कुषाण, बहुत सारे लोग यहाँ पे हुए हैं। उनकी कहीं शाखाएं हुई हैं, उनकी प्रत्येक शाखा के अपने कबीले होते थे, और उन्हीं शाखाओं में से कोई ऐसा शक्तिशाली निकला, उसने लगातार अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो पहले वो लोग कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीन ही थे। जी हाँ दोस्तों, जो कत्यूरी कहलाए, कुड़िंदों की एक शाखा, तो वो संभवतः सामंत किलेदार जो भी रहे होंगे, उस, या गणपति जो होते थे गढ़वाल में, गणपति छोटे राजाओं को या किसी के अधीन राजाओं को गणपति कहा जाता था। जैसे पंवार और परमार राजवंश के अंतर्गत भी बहुत सारे, या चंद और कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत, या कार्तिकेयपुर राजवंश के अंदर छोटे मोटे कई किलेदार, सामंत, सरदार या गणपति होते थे। गढ़वाल से जुड़ा हुआ है गणपति, तो ऐसे होते थे। तो कहा जाता है कि पहले जो कत्यूरी की जो शाखा थी, जो कुड़िंदों की जो शाखा थी कत्यूरी, तो वो पहले उन्हीं के कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीन कोई सामंत या किलेदार रहे होंगे। और जैसे ही उन्होंने गढ़वाल से राजधानी स्थानांतरित करके बैजनाथ गरुड़ घाटी स्थापित कर दी, वैसे ही उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया गढ़वाल में। किसने? कत्यूरियों ने। उसके बाद 1040 तक ईस्वी, मतलब स्थिति ये आ गई थी 1040 तक कि उन्होंने जो अलकनंदा और केदार घाटी, बद्री घाटी, यानी अलकनंदा, मंदाकिनी घाटी और बाड़ाहाट का क्षेत्र, बोले तो उत्तरकाशी, जो मतलब भागीरथी का घाटी कहेंगे उसको, भागीरथी का क्षेत्र है उसको। उसके बाद आगे यमुना का क्षेत्र आता है, उसको यामुन प्रदेश कहते हैं, जो वर्तमान जौनपुर, जौनसार और उधर हिमाचल से जुड़ा हुआ जो सिरमौर, ये क्षेत्र आते हैं, ये यामुन प्रदेश के कहे जाते हैं। डाक पत्थर हो गया, और उधर जो चक्रौता वाला क्षेत्र है। तो उसके बाद जो बाड़ाहाट, केदार और बद्री घाटी में उन लोगों ने अपना पर्वत जमाना शुरू कर दिया। 1040 तक लगभग कार्तिकेयपुर राजवंश की जो गढ़वाल स्थित राजधानी रही कभी, कार्तिकेयपुर नगर या कार्तिकेय नगर या कत्रीपुर, कांतिपुर, कीर्तिपुर, जो भी नाम से,
तो उस पे उन्होंने कब्जा कर दिया था। और 1050 के बाद उन्होंने बैजनाथ गरुड़ घाटी में भी कब्जा कर लिया था। कत्यूरियों ने कार्तिकेयपुर राजाओं को हरा दिया था। गढ़वाल से जाते ही वो स्वतंत्र हो गए थे लगभग 1030-35 ईस्वी तक। और 1050 के बाद तो उन्होंने कुमाऊं में भी गरुड़ घाटी में जाके कार्तिकेयपुर राजवंश का खात्मा कर दिया और उसके बाद वहां कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई। तो ये है इतिहास की सच्चाई कि उसके बाद अब क्यों उनकी हारों का क्या कारण रहा होगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो फिर से हम संक्षेप में बताते हैं। 700 पहले तीसरी और चौथी शताब्दी या गुप्तकालीन भारत में यहाँ पे जो साम्राज्य था वो शकाधिपति खसाधिपति जो भी रहे होंगे उनका था। उनके बारे में जानकारी है नहीं, सिर्फ हमें यही प्रयाग प्रशस्ति जो है और विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है उसमें उन्होंने जो जानकारी दी है वही हमारे पास उपलब्ध है। उससे ज्यादा और कुछ उपलब्ध है नहीं हमारे पास दस्तावेज। तो उसी के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खसाधिपति शक्तिशाली कोई राजा था जिसने गुप्त राजा रामगुप्त को भी हरा दिया था। और उसके बाद की स्थितियां क्या रही होंगी, थोड़ा बहुत हमें मिलता है ब्रह्मपुर राज्य के बारे में जानकारी, जो 630 और 720 ईस्वी में था और वो संभवतः कुमाऊं में था। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो मौखरी नरेश थे राजपूत राजा यशोबर्मन कन्नौज के राजा, उनका 715 और 750 का कार्यकाल रहा है उनको। तो उन्होंने 732-33 ईस्वी में यहाँ पे उत्तराखंड के कई भागों को जीत लिया था। उसके बाद 736 ईस्वी में यहाँ पे जो कश्मीर के शक्तिशाली राजा थे ललितादित्य मुक्तापीठ, उन्होंने आक्रमण किया था और उन्होंने उत्तराखंड को विजित कर लिया था। नेपाल तक को उन्होंने विजित कर लिया था। बड़े शक्तिशाली राज्य थे उनके, मध्य एशिया से लेकर और नेपाल से लेकर उत्तर भारत के बहुत क्षेत्रों में आधिपत्य था जब तक उनका जीवन रहा। ललितादित्य मुक्तापीठ के नाम से वो जाने जाते थे। लेकिन उनके मृत्यु के साथ ही उनका साम्राज्य भी, जहां उनकी साम्राज्य का विस्तार था, वो खत्म होता गया। ये हमारे पास कुछ जानकारियां उपलब्ध हैं। बाकी जो जानकारी है उससे आगे कर्तिपुर और कत्रीपुर वो अलग दौर था साम्राज्य का। उसके बाद आता है कार्तिकेयपुर राजवंश। तो 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक उनका बड़े संगठनात्मक रूप से और एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उनका अभ्युदय रहा है। और उत्तराखंड की पहली सबसे बड़ी राजनीतिक संप्रभु और स्वतंत्र एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। उसके बाद 1050 के बाद जैसे ही कत्यूरी शासकों ने गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में आधिपत्य जमा दिया, उसके बाद 1050 के बाद कत्यूरियों का शासन शुरू होता है। और उन्होंने उसी के बाद वो कत्यूरी घाटी पड़ी। लेकिन कत्यूरियों के बारे में कुछ लोग उसमें भी मतभेद हैं। कुछ मतभेद ये हैं, बहुत सारे मिथक हैं, लोक गाथाएं हैं, मतभेद भी हैं। कुछ लोग उनको जैसे कहीं पे माना है, राहुल सांकृत्यायन जी भी ने भी माना है। कुछ लोग यहाँ तक मानते हैं कि वो जो थे कत्यूर जो नाम है वो कठौर एक जाति है, कश्मीर से जो निकले हुए थे वो हैं, आज भी मौजूद है वहां हिमाचल कश्मीर में। कठूर या कठोर ये कुछ जातियां वहां पे थी। वही लोग बाद में यहाँ बाड़ाहाट क्षेत्र में आए, फिर अलकनंदा घाटी में आए, फिर कुमाऊं तक वही लोग कत्यूरी कहलाए। लेकिन अधिकांश विद्वान उनको कुड़िंदू की ही कोई शाखा मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया उनके इस बारे में, जो उनके राजाओं के बारे में थोड़ी बहुत हमें जो जानकारी मिलती है वो उनके शिलालेख ताम्रपत्राभिलेख हैं जो भी हैं उसके आधार पर माना जाता है। उसके बाद 1050 से 1279-80 ईस्वी तक एक संगठनात्मक केंद्रीय शक्ति के रूप में वो गढ़वाल और कुमाऊं में बड़ी शक्ति के रूप में काबिज हुई और भाबर तराई वाले क्षेत्रों में भी उनका प्रभाव रहा। जाहिर सी बात है कार्तिकेयपुर राजवंश एक बेहद शक्तिशाली राजवंश था। उसके बाद कत्यूरी राजवंश भी बेहद शक्तिशाली राजवंश हुआ। लगभग 1050 ईस्वी से 1279 या 80 ईस्वी तक उन्होंने एक बड़ी केंद्रीय संगठनात्मक रूप से हो, सामूहिक रूप से हो, बड़ी केंद्रीय शक्ति राजसत्ता के रूप में उत्तराखंड के बड़े भूभाग पे ही नहीं बल्कि भाबर तराई के कुछ मैदानी क्षेत्रों तक उनका साम्राज्य फैल गया था। लेकिन 1279-80 के बाद उत्थान पतन जैसे सभी का होता है, ये इतिहास की एक वो रही है
प्रकृति का भी नियम रहा है, परिवर्तन, उत्थान पतन ये होता रहा है। और अगर कोई ये सोचे कि हम हमेशा इस स्थिति में रहेंगे तो ये नामुमकिन ही नहीं, असंभव भी है। तो होता क्या है, उसके बाद 1280 के बाद कत्यूरियों की जो केंद्रीय सत्ता है वो उनकी कई शाखाएं बन गई और चंद राजाओं और बाद में गढ़वाल के पंवार राजवंश के राजाओं से उनका लगातार, और स्थानीय जो खस और राजपूत राजा थे, गढ़पति थे, उनसे उनका लगातार युद्ध चलता रहा। क्योंकि जो उनके अधीन जो गढ़पति थे, छोटे मोटे सामंत थे, राजा थे, या बाद में शक्तिशाली चंद राजवंश जो हुआ चंपावत में और कुमाऊं क्षेत्र में, और गढ़वाल में परमार राजवंश हुआ, तो उन लोगों से इनका जो बोलते हैं सीमांकन से लेकर, प्रभुत्व से लेकर, राजनीतिक सत्ता से लेकर विवाद शुरू हो गए, एक कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट शुरू हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। उसके बाद वो 1279-80 के बाद वो बहुत सारे भागों में बढ़ गए कत्यूरी। तो बहुत सारे भागों में तो उनकी बहुत सारी शाखाएं हुई कुमाऊं में। जो तो उन्होंने भी गढ़वाल के बाद उन्होंने पहले कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी गढ़वाल की जो थी उस पर कब्जा किया। उसके बाद जब वो उन्होंने बैजनाथ गरुड़ घाटी में कार्तिकेयपुर राजवंश को 1050 ईस्वी के आसपास पूर्णतः हरा दिया, या उसके बाद, तो उसके बाद उन्होंने अपनी केंद्रीय राजधानी कुमाऊं में ही बैजनाथ गरुड़ घाटी को बना दिया। तो उसके बाद उसके बाद की जो कत्यूरियों की बहुत सारी शाखाओं ने वहां पे राज किया, और कभी उनकी शक्ति बढ़ती गई, कभी कम होती गई। चंद राजाओं के साथ कभी वो जीते तो कभी चंद राजा जीते, कभी स्थानीय जो खस राजा थे, राजपूत राजा थे या स्थानीय गढ़पति थे, उनके मिला जुला के उन्होंने कभी वो अपनी तरफ मिलाए तो कभी वो चंद राजाओं की तरफ मिले। इस प्रकार आपस में उनका जो चलता रहा। फिर नेपाल के शासकों के साथ भी उनका जो नेपाल के राजपूत राजा थे, चल मल्ल जिनको कहा जाता है, और अन्य भी राजपूत राजा थे, खस राजा थे जो नेपाल के थे, उनके साथ आपने इस बारे में भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि कराचल देव हो गया, अशोक चल देव है, इन्होंने एक बार बाड़ाहाट और पूरे उत्तराखंड तक को हरा दिया था नेपाल से होते हुए। उनके साथ भी इनका लगातार विवाद रहा है। लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए जो परवर्ती कत्यूरी थे उन्होंने काफी कोशिशें की। तो जो मैं बता रहा था कि कौन से इलाके वो थे जहां पे कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरियों की राजधानी को माना जाता है, वो कौन से क्षेत्र थे, उसकी राजधानी का दायरा और उसके आसपास के क्षेत्र जो उनकी राजधानी के अंतर्गत आते थे। कार्तिकेयपुर के बाद जो उनकी राजधानी बैजनाथ गरुड़ घाटी में कांतिपुर, कीर्तिपुर या जो भी कहेंगे, उसमें कितना दायरा आता था, तो उसमें थे रणचूला कोट, तैलीहाट, सैलीहाट, गढ़सेर, बैराठ और लखनपुर। ये क्षेत्र उसमें शामिल थे, जो केंद्रीय सत्ता के रूप में कत्यूरियों की भी रही और कार्तिकेय राजवंश की भी बाद में जाके रही थी। दिलचस्प तथ्य एक और भी है, वो ये है कि दरअसल कत्यूरी शब्द पहले था नहीं अस्तित्व में। ये एटकिंसन ने ही कत्यूरी घाटी के नाम पे उसको कत्यूरी राजवंश ही कहा है। ये सब संभवतः 18वीं शताब्दी के बाद ही कत्यूरी शब्द, या 15-16वीं शताब्दी के बाद कत्यूरी शब्द का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया था। बैजनाथ गरुड़ घाटी को जो पहले कार्तिकेयपुर के नाम से ही जाना जाता था या कार्तिकेय नगर के नाम से, कांतिपुर, कीर्तिपुर के नाम से जाना जाता था, वो बाद में कत्यूरी घाटी के नाम से जाने लगा। तो वैसे कत्यूरियों के लिए जो भाषा का प्रयोग किया गया है, आपको एक और सच्चाई बता रहे हैं, वास्तविकता है। कत्यूरी शब्द बहुत बाद में प्रचलन आया, खासकर 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद, और एटकिंसन ने उसको प्रमाणिक एक मान्यता दी अपनी किताब, उन्होंने जो गजेटियर्स लिखा है, गढ़वाल गजेटियर्स या कुमाऊं गजेटियर्स या जो भी हैं, जो उनकी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। एटकिंसन जो थे उस समय अंग्रेज एक कमिश्नर के रूप में यहाँ पे कार्यरत,
तो उनकी जो जानकारियां हैं उन्होंने कत्यूरी नाम ज्यादा प्रचलन में उनके बाद आया है। ये लोक गाथाओं में कत्यूरी शब्द ज्यादा प्रचलन है। जैसे जागर गाथाएं होती हैं, उत्तराखंड की प्रचलित एक प्रचलित विधि रही है, एक प्रचलित प्रथा रही है। जागरों के माध्यम से हमारे पुराने राजा गणपति हैं, हमारे क्षेत्र के सामंत हैं, किलेदार हैं, ये जो महान लोग हुए हैं उनको ईश्वर के समान मान के ही जागर गाथाओं के द्वारा, लोक गाथाओं के द्वारा, लोक गायन के द्वारा उनके बारे में वर्णन किया जाता है। वो लोक गाथाएं हालांकि अब समय के साथ आधुनिक उसमें बच नहीं पा रही हैं। उन लोक गाथाओं में क्या कुछ कहा गया था वो धीरे धीरे खत्म, समाप्त प्राय है। उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जबकि लोक गाथाएं, लोक जागर और लोक गायन भी हमारे संस्कृति, सभ्यता, इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन उसके बारे में भी मैं जानने खंगालने की कोई शायद कोशिश बहुत ज्यादा की नहीं है। तो ये उससे पहले जो था कत्यूरियों के लिए जो शब्द था वो कातियूर या कातिउर, ये विशेष वर्णित था। जो उनके शिलालेख हैं उसमें भी उनको कातियूर, कातिउर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और उनकी कातियूर और कातिउर के नाम से ज्यादा, जैसे यशवंत सिंह कटौत, शिव प्रसाद डबराल आदि जो बड़े इतिहासकार हुए हों उत्तराखंड के, बद्रीदत्त पांडे ने लोग हुए हैं, उन्होंने उनको कातियूर का नाम दिया है। कातिउर, कातियूर या कतियूर ये नाम दिया है। बाद में प्रचलित कत्यूरी के पहले शुरुआती दौर में, यानी कह सकते शुरुआती दौर में जो उनके ताम्र पत्राभिलेख हैं, शिलाभिलेख हैं, जो भी हैं, उसमें कातियूर शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है या कातिउर, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और उनकी राजधानी को कई नाम से जो था, उसकी जो कातियूरपुर के नाम से जाना जाता था प्रारंभ के दौर में, जो कि कार्तिकेय नगर था गढ़वाल के बाद। कहने का मतलब ये है, आप इसमें कंफ्यूज, डाउट कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले जो कार्तिकेयपुर नगर था या कार्तिकेय नगर था, कांतिपुर था, वो गढ़वाल में था। उसका ही, उसी का नाम कर्तिपुर या कत्रिपुर था। जब तीसरी चौथी शताब्दी में जब यहाँ पे शकाधिपति, खसाधिपति जो भी है वो हुआ करते थे, उसके बाद उसका नाम जब वो आया, मतलब उसका नाम बाद में कार्तिकेयपुर नगर हो गया। उसके बाद उसका नाम बाद में जब उन्होंने राजधानी स्थानांतरित की बैजनाथ गरुड़ घाटी में, तो वहां का नाम भी कार्तिकेयपुर रख दिया गया। लेकिन जैसे कत्यूरी वहां गए, उन्होंने कातियूर नगर उसका नाम रखा। उसी का नाम कहीं कांतिपुर, कीर्तिपुर भी रखा गया है। करवीरपुर, कंथापुरी, कांतिपुरी, कांतिपुर, कीर्तिपुर, कार्तिकपुर, इतने नाम उसके बताए गए हैं। तो उसके बाद जो कत्यूरियों की बहुत सारी शाखाएं थी, वो कहाँ कहाँ फैली। 1280, 7980 के बाद उनकी शाखाएं एक तो कत्यूर घाटी में ही रही, कातियूरपुर में, जो कि गरुड़ बैजनाथ घाटी में है। और उसमें तैलीहाट, सैलीहाट, गढ़सेठ, दानपुर और बैराट जैसी पट्टियां शामिल थी। दूसरी उनकी शाखा सुई, जिसको काली कुमाऊं कहा गया है, चंपावत और उसके आसपास के क्षेत्र में चले गई, वहां उन्होंने शासन किया। तीसरी शाखा थी उनकी अस्कोट या आराकोट में, जो रामगंगा की अस्कोट या आराकोट का क्षेत्र है, जो अल्मोड़ा से भी के आसपास भी है कुछ क्षेत्र, और उससे जुड़ा भी है, आगे पिथौरागढ़ वगैरह से जुड़ा हुआ है। उसके बाद चौथा बारामंडल में, यानी अल्मोड़ा क्षेत्र, पूरा अल्मोड़ा क्षेत्र, वहाँ बारामंडल में उनकी एक शाखा ने शासन किया। उसके बाद द्वाराहाट, लखनपुर में पांचवी जो उनकी शाखा थी, रामगंगा के किनारे वाला क्षेत्र, वहाँ उन्होंने राज किया, लखनपुर द्वारा। और छठवीं जो उनकी शाखा थी, उन्होंने सीरा में राज किया, जो कि कुमाऊं में ही है। उसके बाद सोर, एक और सातवीं शाखा उनकी सोर, एक जगह है, क्षेत्र है सोर भी। अब हम बताएंगे वो सोर जो क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ और नेपाल के आसपास का जो क्षेत्र है वो सोर के नाम से कहा गया। और उसके बाद उनकी आठवीं शाखा डोटी में राजपूत राजाओं को हरा के उन्होंने डोटी, आपने सुना होगा, अक्सर नेपाल जो से आते हैं उनको डोटियाल भी कहा जाता है। वो डोटियाल कोई भेदभावपूर्ण शब्द नहीं है, बल्कि डोटी एक प्रतिष्ठित एक राजधानी रही है और क्षेत्र रहा है।
तो उस पर कब्जा कर दिया था, जो 8वीं उनकी शाखा थी। और ये कौन कौन, ये एक बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, ये अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वहाँ जाके उन्होंने, उनकी शाखाओं ने वहाँ के राजपूत राजाओं के हिसाब से अपने पीछे जो निकनेम होते हैं यानी उपाधियाँ होती हैं, या वो भी बदल दी उन्होंने। और कहीं उन्होंने चल लिखा, मल्ल लिखा, तो मल्ल चल भी दो हुए। एक तो जैसे वो डोटी नेपाल में गए तो उन्होंने अपने नाम के पीछे मल्ल लगा दिया, चल लगा दिया, क्योंकि वहाँ की स्थानीय राजपूत राजा हुए अशोक चल देव, कराचल देव, तो वहाँ के लोगों उनसे भेदभाव न करें, उनको अपना ही राजा समझें, इसके लिए उन्होंने वो उपाधि अपने साथ जोड़ दी, जबकि वो अलग अलग थे। उसके बाद उन्होंने सिरा सोर में मल्ल लिखा, जैसे अर्जुन मल्ल, अर्जुन शाही, ऐसे नाम उन्होंने रखे। नागमल देव हो गया, ऐसे उन्होंने उपाधियां रखी। और आज भी बहुत सारी शाखाएं हैं। रजवार हो गया, रौतेला हो गया, गुसाई हो गया, ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं जो आज भी कुमाऊं क्षेत्र में हैं, और वो कत्यूरियों की परवर्ती शाखाएं कही जाती है। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा। थोड़ा हम एक चीज़ और जाते जाते आपको एक चीज़ और बताएंगे, इस पे चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इतिहास को पन्नों को खंगालने की, पलटने की, और वास्तविकता क्या है, सच झूठ के बीच वास्तविकता क्या है, मिथक क्या है, मतभेद क्या है, और मिथक, मतभेद और विवादों के बीच वास्तविक स्थिति क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कार्तिकेय राजवंश के जो परिवार हुए हैं, वो जो गढ़वाल में हुए हैं, बसंतन देव के परिवार हुए हैं, जो जिनका उल्लेख मिलता है हमारे, चाहे वो कंडारा का पत्राभिलेख हो या फिर पांडुकेसर का हो या अन्य भी जो हों, उसमें बसंतन देव उनके परिवार के, खरपर देव या खरपर देव, खप्पर देव, कल्याण राजदेव, अधिध्वज देव और त्रिभुवन राजदेव, ये बागेश्वर शिलालेख में ये उल्लेख है। बसंतन देव का परिवार हुआ। दूसरा परिवार हुआ निम्बर देव का परिवार, उनमें निम्बर देव इष्ट देवगण या इष्ट तारण देव भी उनका नाम था। ललित सूरदेव, जिनका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं, तथा भूदेव देव, ये ललित सूरदेव के 3 ताम्रपत्र विलेख हैं, जो कि पांडुकेसर से भी और कंडारा से भी मिले हैं। और उनके तीसरे परिवार के सदस्य जो संस्थापक कहेंगे सलोणादित्य के बाद इच्छटदेव के बाद देसरदेव के बाद पद्मड़देव के बाद सुभिक्ष राजदेव। तो इनका जो ये स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत या पुरातात्विक, ये है देसरदेव का बालेश्वर, सुई बालेश्वर मंदिर का चंपावत में जो है अभिलेख, ताम्रपत्राभिलेख, पद्मड़देव का पांडुकेसर ताम्रपत्राभिलेख और सुबिराक्ष देव का अभिलेख। चौथा परिवार था लखनदेव परिवार। लखनदेव के थे लखनदेव पाल, इंद्रदेव पाल, त्रिभुवन पाल देव। और इनका जो ऐतिहासिक अभिलेखीय है जो स्रोत, वो है बैजनाथ के मूर्ति शिलालेख। तो ये इनके परिवार के थे। और कई लोग, अब कत्यूरियों की बात करें तो उसमें कई आसंती देव को उनका वो मानते हैं, कहीं शालिवाहन देव को अपना आदि पुरुष मानते हैं या आदि राजा मानते हैं, आदि वंशज मानते हैं। ये भी एक वो रहा है कि वास्तविकता में थे कौन। तो ये हमें जितनी हम जानकारी थे, इनको कभी एक राजवंश रहा नहीं गढ़वाल में। जैसे मैदानी क्षेत्र में बहुत सारे राजवंश बदलते रहे हैं, कहीं एक नाम के कई राजा भी हुए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो की राजा हुए। जैसे भोज नाम के भी 2-3 राजा हुए, भारत में चंद्रगुप्त के नाम से भी 2-3 राजा हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं एक ही नाम के बहुत सारे। उनको एक राजवंश या एक वो मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। उनका शासन काल और समय अवधि अलग अलग रही है। हालांकि एक ही राजधानी पे बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे राजवंशों ने अलग अलग समय कालांतर में राज्य किया हो, लेकिन उनको एक नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार से उत्तराखंड में कत्रिपुर एक अलग दौर में एक अलग साम्राज्य रहा। उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश एक अलग दौर रहा, जो 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक रहा। उसके बाद कत्यूरी राजवंश एक अलग दौर में रहा, जो कि एक केंद्रीय और संगठनात्मक और सामूहिक शक्ति, राजनैतिक सामरिक शक्ति के रूप में भारत उत्तराखंड के विशाल भूभाग पे ही नहीं बल्कि भाबर मैदानी क्षेत्रों तक उनका साम्राज्य फैल गया था। कत्यूरियों का भी वो 1050 से 1279-80 तक रहा। उसके बाद उनकी परवर्ती शाखाएं, उनका साम्राज्य का विघटन हो गया था। उनकी जो परवर्ती उनकी बहुत सारी शाखाएं थी, उन्होंने जो मैं बता चुका हूं, चल, मल्ल, रजवार, ऐसे बहुत सारे उनकी शाखाएं हो गई थी।
तो उन्होंने अलग फिर साम्राज्य विभाजन के बाद उन्होंने राज किया। चंद वंशों का भी यहाँ पे रहा, पंवार वंश का भी रहा। तो लगभग कत्यूरी शासन संगठनात्मक रूप से 1050 से 1279 तक रहा। उसके बाद परवर्ती कत्यूरियों ने लगभग 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में तब तक राज्य किया करते रहे वो, जब तक कि पंवार राजा ने वहां जाके उनको नहीं हरा दिया। कहते हैं कि जो पंवार राजा थे उन्होंने 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास को बताया जाता है कि जो पंवार वंश के राजा थे वो उन्होंने जो वहाँ कत्यूर और बैजनाथ घाटी में जो कत्यूरियों का शासन था उसका अंत कर दिया था निर्णायक रूप से। तो वो कौन थे, थोड़ा हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, खंगालने के आपको बताएंगे। पंद्रह सौ 81 में चंद्र राजा रुद्रचंद्र ने इनको पराजित किया था बुरी तरह से, कत्यूरियों की शाखाओं को। और उसके बाद होते करते जो जो पंवार वंश के जो शासक थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये रामायण प्रदीप जो साहित्यिक रचना है उत्तराखंड में गढ़वाल के जो पंवार राजवंश के एक बहुत, उनके शासनकाल में एक बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध रचना रची गई, उसका नाम है रामायण प्रदीप। तो उसमें कहा गया है कि पंवार वंश के जो शक्तिशाली राजा थे अजयपाल, 1490 से 1519 में उनका राज्य रहा है। तो उनकी राजधानी उन्होंने बधानगढ़ी से स्थानांतरित, श्रीनगर स्थानांतरित करने वाले अजयपाल ही थे। तो अजयपाल ने उनको बुरी तरह हरा दिया था और उनके इतनी बुरी तरह हटा दिया था कि उन्होंने कत्यूर घाटी यानी रणचोला कोट जाकर कत्यूरियों की शाखा को, कत्यूरियों को बुरी तरह पराजित किया और उनका स्वर्ण सिंहासन छीनकर श्रीनगर गढ़वाल ले आए थे। तो लगभग मान सकते हैं आप 1530-40 के बाद कत्यूरियों का बिल्कुल वो हो गया था और 16वीं शताब्दी आते आते तो कत्यूरियों का बिल्कुल पतन हो चुका था। लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में कार्तिकेयपुर राजवंश ने भी, और जो उससे पहले कर्तिपुर या कत्रीपुर राजवंश हुआ उसने भी, और बाद में कत्यूरियों ने तो और लंबे समय तक राज शासन किया। उत्तराखंड में 3 प्रमुख शक्तियों में, उनके समकालीन जो 3 प्रमुख शक्तियां थी उनमें उनका नाम भी है। हालांकि छोटे भी बड़े कई खास ठकुरी राजा थे, गणपति थे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण जो मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास है उसमें 3 प्रमुख शक्तियां मानी जाती हैं। उनमें से एक जो है, खासकर 1000 के ईस्वी की बात करें, उसमें एक शक्ति मानी जाती है कत्यूरियों के समकालीन चंद या चंद्रवंश कुमाऊं का बहुत बड़ी शक्तिशाली साम्राज्य रहा उनका। उसके बाद पंवार, उसके साथ ही पंवार राजवंश भी। तो ये था सच क्या है, झूठ क्या है, और सच और झूठ के बीच वास्तविकता क्या है, मिथक और मतभेद के बीच वास्तविकता क्या है, हमने आपको बताने की कोशिश की। आगे हम जब भी हमें समय मिलेगा हम आपसे चर्चा करेंगे कि कत्यूरी राजवंश के कौन कौन राजा हुए, परवर्ती कत्यूरियों के कौन कौन राजा हुए, किससे उनका कौन सा डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट या जो बैटल चला, युद्ध चला, कौन हुआ, कब, कहाँ, किस रूप में उन्होंने राज्य किया, और क्या उनका इतिहास रहा है। तो उत्तराखंड के इतिहास पे हमारी ये जो हमारी शोध पूर्वक और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था, हमारा जो विश्लेषण था, वो जारी रहेगा। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने उससे हमें अवगत कराते रहिए, अपने महत्वपूर्ण जो भी आपके विचार हैं, कमेंट्स हैं, कि हमें आगे क्या, किस विषय पे, उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी किस चीज़ पे आपको जानकारी उपलब्ध करवानी है, चाहिए किस, और क्या आपको नया लगता है, और क्या हम आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता क्या है। क्योंकि इसके लिए हमने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे प्रयास किए हैं और उसी के आधार पे हम वास्तविकता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और एपिसोड के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट शंकर प्रसाद तिवारी फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।